नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम फिर सर्वेक्षण के अंतर्गत सर्वेक्षण का जो टूल होता है प्रश्नावली, उसको कैसे निर्माण किया जाता है उस पर हम अपनी चर्चा आगे फिर बढ़ाने वाले हैं। तो बात वहीं से है कि जो किताब के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था अपने पहले एपिसोड में, तुल एंड हॉकिंस की मार्केटिंग रिसर्च, इसमें काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है कि प्रश्नावली कैसे बनाई जाती है या बनाए जाने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। इस पे अपन ने पिछले सेशन में बात की थी और हमने 2 पॉइंट्स पे इस पे बात की थी। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो तीसरा चरण क्या है? 2 स्टेप्स के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। अब थर्ड स्टेप या तीसरे चरण के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है। तीसरे चरण में आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्या जिस उद्देश्य से आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके रेस्पोंडेंट्स भी उस शब्द को उसी तरह समझते हैं जिस तरह आप उसको वहाँ लिखते हैं। हमने कई सर्वेक्षण किए और हमने ये देखा है कि ऐसी बात आपको बिल्कुल मान के नहीं चलनी चाहिए कि जैसे आप लिखते हैं सरल सरल हिंदी के शब्द, उसको जो है रेस्पोंडेंट वैसे ही समझेगा। प्री टेस्ट इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रश्नावली का, और इस पर अपन आगे जाके बात करेंगे। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया कि इस बीमारी का उन्मूलन कैसे होता है। उन्मूलन है, भारत सरकार भी जैसे उन्मूलन शब्द इस्तेमाल करती है। टीबी का उन्मूलन कैसे होगा, कुष्ठ रोग का उन्मूलन कैसे होगा। मगर जब हम जो है रेस्पोंडेंट्स के बीच गए और हमने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया तो बहुत से ऐसे लोग थे, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ उन्मूलन शब्द का मतलब वो नहीं समझते थे। तो इसलिए फिर हमको वो शब्द हटा के दूसरा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ा। वैसे ही एक शब्द और है, जो कुछ शब्द जो हैं हिंदी के जानने वाले उर्दू के शब्द ज़्यादा बेहतर समझते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में। जैसे इलाज शब्द है, अब इलाज शब्द लोग ज़्यादा समझते हैं और उसका जो हिंदी में शब्द है उसको प्राय जो लोग कम समझते थे। तो इसके लिए प्री टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और उस शब्द का मतलब अगर आपका रेस्पोंडेंट नहीं जानता है तो वो तो फिर जो चाहे उसका जवाब दे देगा, मगर आपके पास वो सवाल का जवाब ठीक नहीं आएगा। एक और उदाहरण ले लीजिए। अब जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं वो लोग तो कहते हैं कि भाई ये पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। मगर आप जब गांव वालों के बीच या डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्तियों के जब आप सर्वेक्षण करते हैं तो कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो पीएचसी का मतलब नहीं जानते हैं। वहाँ तो आजकल आज भी सरकारी दवाखाना चलता है। तो जब पीएचसी के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं और पीएचसी शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे और बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो रेस्पोंडेंट है इस मतलब को नहीं समझेगा, वो कुछ और समझेगा। वो समझेगा आप अंग्रेज़ी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, वहाँ लोग जो हैं सरकारी दवाखाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप प्रश्नावली बनाते हैं या जब सवाल पूछते हैं तो फिर आपको सरकारी जो है दवाखाना या सरकारी अस्पताल के बारे में बात करनी चाहिए। तीसरा एक उदाहरण और देता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है ये। हम लोग आम शब्द में कहते हैं कि डॉक्टर का इलाज आप कराते हैं। किस डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने क्या कहा जब आप उसको दिखाने गए, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया आपको, इसका आप हिंदी में सवाल पूछते हैं। अब आप एक बात जान लीजिए, डॉक्टर के एक ग्रामीण क्षेत्र में कई मतलब होते हैं। जो भी दवा देता है उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको डॉक्टर मानना शुरू कर लेते हैं। जैसे एक दवाई की दुकान पर, एक फार्मेसी पे आप जाते हैं तो अगर आपको छोटा सा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप डॉक्टर में जाके उसको 50-100 रुपये की फ़ीस देने के बजाय आप सीधे जो है फार्मेसी में चले जाते हैं, दवा जो बेचता है उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं भाई मेरे पेट में सिर में दर्द दे रहा है, और आपको जो है उठा के कुछ दवा दे देता है। ऐसे व्यक्ति को भी फार्मेसी पे जो काम करता है उसको भी जो है लोग डॉक्टर मान लेते हैं। या समझिए जो एएनएम आ जाती है उसको भी डॉक्टर कह देते हैं। तो डॉक्टर के कई मतलब होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप गांव में कोई सवाल पूछते हैं तो डॉक्टर से आपका क्या आशय है, उसको समझाना पड़ेगा। क्योंकि आप तो डॉक्टर मान के चल रहे हैं जो एमबीबीएस है, जो एमडी है, मगर जो सुनने वाला है, जो आपको जवाब देने वाला है, वो इस मतलब को नहीं समझ पा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको इस बात का ध्यान देने का। तीसरी चीज़, तो अब हम बात कर रहे हैं इसको क्वेश्चन की फ्रेजिंग कैसे होनी चाहिए। क्वेश्चंस में आपको शब्दों का प्रश्नावली में प्रश्न को कैसे निर्मित किया जाता है, उसमें कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय और है जिसका आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कोई लोडेड वर्ड्स या कोई लीडिंग सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं।
है ना, और ये काफ़ी दिक्कतें पैदा कर देता है। जैसे अगर आप समझिए कोई प्रश्नावली बनाते हैं और आपने अगर ये प्रश्न को ऐसे पूछ लिया कि आपके अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे वो कितने अच्छे थे। अब सवाल, अब आप देखेंगे टेलीविज़न पे जो है, जो जब प्रश्नावली दी जाती है या लोग जब जवाब देते हैं कि हमने इतना बड़ा सर्वेक्षण कराया और उसमें ये जवाब मिले, तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछा गया है तो ये शब्द अपने, क्योंकि आप इस प्रश्न के द्वारा सजेस्ट कर रहे हैं अपने रेस्पोंडेंट को कि भाई वो तो प्रधानमंत्री आपके अच्छे थे, इसके लिए आप ये जानना चाहते हैं कितने अच्छे थे। इस तरह का सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। दूसरा एक सवाल ले लीजिए कि आपकी दृष्टि में क्या पीड़ित व्यक्तियों का प्रोटेस्ट करने का अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर आपने इस तरह का सवाल पूछ लिया है कि भाई अनुमति देने के लिए देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या प्रोटेस्ट है, तो ये शब्द जो है आपके अनुमति देनी चाहिए, इसमें जो है बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसको ये भी आपका एक बायस्ड सवाल का सवाल निर्मित होता है। इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। लोडेड शब्द या लीडिंग शब्द जो है आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तीसरा, जो आपको क्वेश्चन फ्रेज करते हैं तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं इसमें कोई इम्प्लाइड ऑल्टरनेटिव तो नहीं है किसी प्रश्नावली के अंदर। जैसे आपने एक सवाल इस तरह से पूछ लिया, पहले मैं अंग्रेज़ी में पूछता हूँ, फिर आप इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इज़ देयर ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ फ्यूल दिस विंटर? इफ़ देयर इज़ ए सीरियस शॉर्टेज of fuel in this winter, do you think there should be a law requiring people to lower the heat of their house or in their homes? तो ये जो है आपका implied सवाल है। या जैसे अगर आपको इसी सवाल को किसी दूसरे तरह से पूछ लोगे, इस सवाल को if there is a serious shortage of fuel this winter, है ना, और आपने आगे का सवाल पूछ लिया और उनसे फिर आगे आपने ये भी जोड़ दिया, or do you oppose such a law, है ना। तो इसमें अगर जैसे एक सर्वेक्षण किया गया, पहला वाला जब सवाल पूछा गया तो इसमें कहा 40% ने कहा कि हाँ अगर फ्यूल की शॉर्टेज है तो फिर लोगों को ये करना चाहिए कि अपने घर में जो हीटिंग होती है उसको कम कर देना चाहिए। और इसी सवाल के आगे जब आपने दूसरा सवाल ये जोड़ दिया, क्या आप इस तरह का अगर कोई कानून बनेगा, कोई लॉ बनेगा तो इसका आप विरोध करेंगे क्या, तो आप देखेंगे 40% से घटकर आपका जवाब जो है वो लगभग 29% मिला आपको, है ना। और अगर तीसरा सवाल, इसको आप इसी तरह से और पूछ सकते हैं और इससे और आपकी प्रश्नावली कम हो जाएगी। अगर आपने ये पूछ लिया कि क्या आपको ये पूरा सवाल पूछने के बाद या आपको ऐसा लगता है कि भैया आपको घर वालों पे छोड़ देना चाहिए, जिनको ज़्यादा करना है उनको ज़्यादा कर दें, जिनको कम करने हैं अपने घर की हीटिंग वो कम कर दें, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके जो 19 पहले 29% जो था वो घट के अब 26% हो गया। तो इम्प्लाइड ऑल्टरनेटिव्स जो हैं इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पाठक जो प्रश्नावली जो भरता है रेस्पोंडेंट, इससे वो कई मतलब जो है निकाल सकता है। तो अब अपन आगे चलते हैं। इसमें और चौथी बात का जो आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं आपके सवाल में कोई अनस्टेटेड एजम्पशन तो छुपा हुआ नहीं है ना, क्योंकि अनस्टेटेड एजम्पशन भी जो है पाठक को अगर आप ये उसको बताते हैं या नहीं बताते हैं तो उससे बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल पहले अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ फिर उसको आप हिंदी में इसका तर्जुमा कर लीजिए। डू यू फेवर, अब पैंडमिक के दौरान, डू यू फेवर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बी अलाउड टू वैक्सीनेट एडल्ट्स फॉर कोविड-19, है ना। तो ये सवाल है आपका। अब ये सवाल जो है अपने आप में तो बड़ा उचित है, मगर इसके अंदर जो अनस्टेटेड एजम्पशन ये है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों को आप कोविड के इंजेक्शन देने शुरू हो जाएंगे तो क्या फिर व्यक्ति को ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, है ना। जैसे 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, एक ज़माने में शायद 1600 रुपये ऐसा कुछ दाम चल रहा था इसका। तो ये तो अनस्टेटेड एजम्पशन है जिसको आपने वर्णन नहीं किया है। तो अनस्टेटेड, अगर आप सिर्फ यही सवाल पूछेंगे कि भाई प्राइवेट अस्पताल को देना चाहिए तो वो सब लोग बोलेंगे हाँ, अगले दिन आप इसकी रिपोर्ट छाप देंगे, अखबार में न्यूज़ आइटम छाप देंगे कि अधिकांश व्यक्ति जो है चाहते हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पताल देंगे। मगर प्राइवेट अस्पताल जब देंगे तो इसमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, मुफ्त में तो नहीं लग रहा है आपको, ये तो आपने नहीं पूछा है। तो जो अनस्टेटेड एजम्पशन है जिसका आप खुलासा नहीं करेंगे तो आप अपनी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जो है आप अपने प्रश्नावली का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अपन एक और सवाल है, वो बनता है कि अगर रेस्पोंडेंट का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिस तरह से वो सवाल को समझता है, क्या उसी सवाल को आपने उसी तरह से बनाया है जिसने प्रश्न बनाया है, रिसर्चर ने जो प्रश्न बनाया है,
इस बात पे भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसका एक और उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ। एक सवाल आपने जैसे पूछ लिया, डिड एनडीटीवी कवर द फार्मर एजिटेशन ऑब्जेक्टिवली, ये आपने सवाल पूछ लिया है ना। इसके अंदर जो है पाठक का फ्रेम, अगर आप एनडीटीवी नहीं देखते हैं क्योंकि आपका समझते हैं कि बड़ी आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है, वो किसी तरह से ज़्यादा पक्षपात बताता है, तो आपका सवाल कुछ ही और तरह से होगा। मगर अगर आप इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछ लेते हैं, वेर यू सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड विद एनडीटीवी कवरेज ऑफ द फार्मर एजिटेशन, तो आपको दूसरे प्रतिशत का जवाब मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑडियंस के लिए, और ये सवाल, इस तरह के सवाल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पाठक जो आपका रेस्पोंडेंट है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हुए आपको अपनी प्रश्नावली बनानी चाहिए और पूरी ईमानदारी ये करनी चाहिए कि आपको जो सोचता है, जो वो मानता है, उस तरह का आपको जवाब मिले। तो रेस्पोंडेंट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने हम जो तीसरे चरण की थी, अभी तक 4 बातों पे अपन ने बात की है और मैंने एक उदाहरण या 2 उदाहरण देकर आपको ये बात बताया है। अब चौथा चरण क्या और आखिरी चरण क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ। ये है कि कैन दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड, बड़ा सरल सवाल है, क्या हम किसी सवाल को, प्रश्नावली में किसी सवाल को ओपन एंडेड ढंग से पूछें या मल्टीपल चॉइस से पूछें या उसको डाइकोटमस तरीके से पूछें, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ओपन एंडेड सवाल का मतलब क्या हुआ और ओपन एंडेड सवाल आप कब पूछ सकते हैं और ओपन एंडेड सवाल में क्या दिक्कत है, इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन ये हो गया कि आप क्या समझते हैं कि जो है ना, जो SARS-CoV-2 जिसको अपन कोविड कहते हैं या कोरोना वायरस कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल अगर आप पूछते हैं तो लोग उस पर कई तरह के उदाहरण जो है बता सकते हैं, कई तरह के आपको अपने कारण, तो क्योंकि ये अभी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद का विषय है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जवाब देने वाला है, रेस्पोंडेंट जो है, उसको क्या समझता है, वुहान के किसी लैब से निकला है या किसी जो है ना वेट मार्केट से निकला है या कहीं और से आया है। तो ये अगर आपको जानना है और आप खुद इसके बारे में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, इसका सवाल का जवाब आप नहीं जानते हैं, ऐसे सवालों को आप जो है ओपन एंडेड सवाल के द्वारा पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ओपन एंडेड सवाल, है ना। ओपन एंडेड सवाल में दिक्कत आप जानते हैं कि इसमें लोग अलग अलग तरह के जवाब देंगे, कभी कुछ लोग कुछ और कहना शुरू कर देंगे। तो आप जो प्रश्नावली जो भरवाता है उसको ये बोलना पड़ेगा, भाई उसको मतलब समझाना पड़ेगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है ना। तो ये आपके, और फिर जब पूरे जवाब आपके पास आ जाते हैं तो फिर आपका इसको विश्लेषण करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी इसमें जटिलताएं आती हैं। इस बारे में भी आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। एक और दूसरा सवाल अपन ने कहा था ओपन एंडेड और फिर मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस बड़ा इजी है कि भाई आपको अगर आप एक सवाल का उदाहरण ले लीजिए कि आपने सवाल पूछा कि भाई मैं 3 टेलीविज़न चैनल्स के नाम आपको देता हूँ, एनडीटीवी, जी, या कोई मान के चल लीजिए कि इंडिया टुडे, या आप किसी और चैनल का नाम IBN, कुछ चैनल का नाम दे दीजिए और इनको आप जो है अपने हिसाब से जो है इसको रैंक कीजिए। जो आप सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं उसको 1 कीजिए, जो आप कभी कभी देखते हैं उसको आप 2 कीजिए और जिसको आप कभी नहीं देखते हैं तो उसको आप नंबर 3 का रैंक दे दीजिए। तो ये मल्टीपल चॉइस आपने दी। मल्टीपल चॉइस का मतलब ये है कि आपने कई उसको चॉइसेस दी और उसमें से आप कह सकते हैं या तो एक पे टिक लगाओ या कह सकते हैं इनको रैंक कर दीजिए 1 2 3 4, इस तरह से उसका जवाब दे दीजिए। तो मल्टीपल रैंक जो है, और ये जो मल्टीपल रैंक जो आपको मल्टीपल चॉइस में जब आप रैंकिंग करने को कहते हैं तो उसमें अलग तरह की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगती है, जिसके बारे में जब हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आखिरी बात जिसके बाद जो है अपना जो ख़त्म होने वाला है वो ये कि एक एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटमस क्वेश्चन। डाइकोटमस क्वेश्चन का ये है कि आपने कोई सवाल पूछा, क्लोज एंडेड सवाल है, आपने सवाल पूछा और उसके आपने रेस्पॉन्सेस दे दिए। तो बड़ा सिंपल उदाहरण है डाइकोटमस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ योर जेंडर। इसमें आपने 2 ऑप्शन दिए, आपके जो ऑप्शंस जो होते हैं वो 2 होते हैं इसके अंदर, आपने दे दिया मेल या फीमेल। या आपने कोई सवाल पूछा है, जैसे आपके पास क्या बैंक अकाउंट है, तो आपने उसका जवाब सवाल पूछा येस या नो। तो इस तरह के जब आप सवाल पूछते हो जिसमें केवल 2 जवाब होते हैं सवाल के, तो उन सवालों को आप डाइकोटमस क्वेश्चंस कहते हैं। तो हमने इस बार जो है प्रश्नावली के तीसरे और चौथे चरण के बारे में बात की है। कल हम लोग जो हैं अगले चरणों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।